दोस्तों 13 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और आपको इसलिए मैंने 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दिए हैं। अभी दोस्तों हमारे क्या है लॉन्ग टाइप 4 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रह गए हैं, तो हम क्या है उन्हें कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। एक इसमें कुछ मैं क्वेश्चन कवर करा दूंगा, कुछ और रह जाएंगे तो मैं आपको सेकंड पार्ट में कवर करा दूंगा। इसके साथ ही हम वस्तुनिष्ठ भी देखते जा रहे हैं। तो क्रम से दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर सभी वीडियो देखना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आपको क्या है क्रम से तैयारी करते जाना है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न तालिका में श्रम का कुल उत्पाद दिया गया है। ये हमें तालिका दी है, श्रम का उत्पाद दिया है। श्रम का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद हमें ज्ञात करना है। तो हमें श्रम की इकाइयां दी हैं, कुल उत्पाद दिया हुआ है, क्या निकालना है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद निकालना है। फॉर्मूला आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं औसत उत्पाद हमें कैसे निकालना है। तो औसत उत्पाद कैसे निकालना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल है, याद रखिएगा। मैंने आपको ये याद नहीं रखना, इसमें कुछ याद नहीं करना, कैलकुलेशन तो आपसे गुणा भाग बन ही जाएगा। मैंने फॉर्मूला याद होगा फिर आसानी से आप लिख पाएंगे। तो औसत उत्पाद निकालने के लिए, औसत उत्पाद यानी एपी निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुल उत्पाद भागे होता है श्रम की इकाई, कुल उत्पाद बटे होता है श्रम की इकाई। बस तो आपको क्या है, कुल उत्पाद में श्रम का भाग लगाते जाना है। 0 का भाग 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 15 का भाग 1 में लगाएंगे 15, 35 का भाग 2 में करेंगे 17.5, 50 का भाग 3 में करेंगे 16.66, इस प्रकार से। ओके, 40 का भाग 4 में लगाएंगे हम तो 10 आ जाएगा। तो यानी औसत उत्पाद निकालने के लिए कुल उत्पाद और भागे होता है आपका श्रम की इकाई। फिर सीमांत उत्पाद भी निकालना है। तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद बराबर हो तो कुल उत्पाद माइनस हो जाता है कुल उत्पाद की पहले से वाले से आगे से घटाना है। ओके, पहले वाले कुल उत्पाद में से ओके आगे वाले कुल उत्पाद को हटाना पड़ता है। जैसे कहा जाए, जैसे मैं निकालना है तो 15 में से 0 जाएंगी 15, 35 में से 15 जाएंगी 20, 50 में 35 जाएंगी, यानी हम कुल उत्पाद को कुल उत्पाद से घटा रहे हैं, लेकिन आगे वाले कुल उत्पाद को पीछे वाले कुल उत्पाद वाले से घटा रहे हैं। 40 में से 50 जाएंगी -10, ओके, 48 में से 40 जाएंगी तो आपका हो जाएगा, आपका आएगा 8। ओके, तो इसे आपको क्या है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न तालिका में श्रम के सीमांत उत्पाद अनुसूची को प्रदर्शित करती है, तदनुसार श्रम की कुल उत्पाद और औसत उत्पाद की अनुसूची बनाइए। हमें क्या दिया हुआ है, हमें सीमांत उत्पाद दिया हुआ है, निकालना क्या क्या है, इकाइयां दी है, सीमांत उत्पाद दिया है, हमसे पूछा जा रहा है कुल उत्पाद और औसत उत्पाद निकालना है। तो देखते हैं किस प्रकार से आपको निकलने वाला है। तो इकाइयां लिख दी है, सीमांत उत्पाद लिखी, तो आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कुल उत्पाद निकालना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आसानी से आप कर ले जाएंगे। ओके, तो ये आपका रहता है कि इसमें हमें क्या है, इस कुल उत्पाद में क्या होता है कि जो हमारा सीमांत उत्पाद है, सीमांत उत्पाद में से अगली इकाई वाले उत्पाद को जोड़ देना पड़ता है। जैसे 3 का 3 हो गया, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में आपका 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 और 23 में 1 जोड़ेंगे 24 इस पार जाए। ओके, तो सीमांत उत्पाद में अगली इकाई वाले को जोड़कर निकालना पड़ता है कुल उत्पाद हमारा। और औसत उत्पाद कैसे हमें निकालना है, तो औसत उत्पाद निकालने के लिए हमें क्या है, कुल उत्पाद में से हमें क्या है इकाई का भाग देना पड़ता है। यहाँ भी हमने देखा था, यहाँ भी दोस्तों मैंने बताया था औसत उत्पाद बराबर ही होता है और आपका कुल उत्पाद भागे इकाई। ओके, तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट से आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला है तो आसानी से आप तालिका बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र कैसा दिखता है और यह ऐसा क्यों दिखता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कैसा दिखता है, तो यू आकृति जैसा दिखता है। तो औसत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर के यू जैसा दिखता है। अब क्यों दिख रहा है वो आपसे बताना है, तो वो आपका दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा सिंपल स्वीट आंसर इसका दिया हुआ है। ओके, और फिर डायग्राम के साथ आपको बनाना, तो ये डायग्राम थ्योरी देखिए 2 से 3 लाइन में यहाँ बताई गई है, वो दिया है। मतलब आंसर मैंने आपको उतना ही दिया जिससे आप कम समय अच्छे से तैयार कर लें और अब लिखने में आपको 4 में 4 नंबर मिल जाए। यहाँ 3 वक्र बनाए जा रहे हैं, तो तीनों को आपको सीख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के संबंध को चित्र सहित समझाइए। कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के संबंध को बताना है, तो ये संबंध ही है, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध वो बताया जा रहा है, तो अच्छे से आपको तय कर लेना है। फिर अभी हम आगे डायग्राम भी देख लेते हैं। जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन बढ़ता है, जब कुल उत्पाद घटती दर से घटता है तो सीमांत उत्पाद भी घटता है, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है, जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या है, डायग्राम चित्र सहित बताना, तो उनके ये 2 चित्र दिए हैं। ओके, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बजट की कोई 4 विशेषताएं बताइए। बजट की 4 विशेषताएं कौन कौन सी है, पहला बजट का आधार रोकड़ राशि, दूसरा सकल राशि, तीसरा है समस्त क्रियाओं का एक बजट, अनुमानित वास्तविकता के निकट। तो ये है बजट की विशेषताएं। तो अच्छे से इसे आपको तैयार कर लेना है, ये बजट की आपकी विशेषताएं दी हुई हैं।
मैंने जब याद करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो आपको उनकी हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। फिर आपको क्या है, जो थ्योरी होती है उसे आपको पढ़ना है, समझना है, फिर अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। तो बजट की विशेषता में बजट एक का आधार, रोकड़ राशि, सकल राशि, समस्त क्रियाओं का एक बजट, अनुमानित वास्तविकता के निकट, ये आपकी बजट की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर बताइए एवं प्रत्येक उदाहरण दीजिए। पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों में आपको बताना है, अंतर बताना है। तो क्रम से आपकी दी हुई है। पूंजीगत प्राप्ति क्या है, वे प्राप्तियां जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है या सरकार की परिसंपत्तियां कम होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। राजस्व प्राप्तियां में वे प्राप्तियां जिनसे ना तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है, ना ही सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ती हैं, राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। पूंजीगत जो प्राप्तियां होती हैं इनकी प्रति पुनरावृत्ति की नहीं होती है, ये एक बार होने वाली प्राप्तियां हैं, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां ये पुनरावृत्ति होती है, ये समय के प्रति समय बार बार होने वाली प्रतिक्रिया हैं। पूंजीगत प्राप्तियां दीर्घकालीन होती है, जबकि राजस्व प्राप्तियां अल्पकालीन होती हैं। फिर उदाहरण भी दिया हुआ है, तैयार इसे आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन का अर्थ बताइए। भुगतान संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तैयार इसे आपको करके रखना है। भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में खासकर 2 वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण होता है। भुगतान संतुलन 2 मुख्य खाते होते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता। व्यापार संतुलन को इसी बार से बताया जा रहा है, तैयार करके आपको रखना है। फिर भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में 4 अंतर है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन में अंतर भी दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। जो भुगतान संतुलन में क्या है, दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन में आयात निर्यात की जाने वाली दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन की धारणा अधिक व्यापक होती है, जबकि व्यापार संतुलन की जो भुगतान संतुलन का एक भाग है। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन पक्ष में नहीं है तो यह चिंता का विषय है। यदि किसी देश का व्यापार संतुलन पक्ष में न हो तो यह अधिक चिंता का विषय नहीं होता है। भुगतान संतुलन सदा ही संतुलित होता है और व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कोई 4 घटक तत्व या कारक लिखिए। कोई वस्तु है, उसकी मांग को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व कौन से हैं? पहले उपभोक्ता की आय, फिर वस्तु की मूल्य, ऋतु परिवर्तन और भविष्य मूल्य में वृद्धि की संभावना। कोई मांग को कैसे प्रभावित करते हैं? तो पहले उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता के पास ज्यादा पैसे, सिंपल आपको समझ के रखना है, हेडिंग तो पहले आप याद कर लीजिए, उपभोक्ता की आय, वस्तु का मूल्य, ऋतु परिवर्तन, भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। आपको केवल इतना ही याद करना है, ओके। फिर बाकी आपको चीज समझ के रखना है। जैसे उपभोक्ता की आय किस प्रकार से वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यदि उपभोक्ता के पास आय बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय यानी उपभोक्ता के पास ज्यादा पैसे आते हैं तो मांग भी वो ज्यादा करेगा, ओके, बाजार से ज्यादा सामान खरीदेगा यानी डिमांड बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय घट जाती है तो मांग भी घट जाती है। वस्तु का मूल्य किस प्रकार से, यदि किसी, आप जानते हैं कि वस्तु के मूल्य और मांग में क्या, जो कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि किसी वस्तु का क्या है, मूल्य बढ़ जाता है तो मांग घट जाती है, और यदि किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार से प्रभावित करता है। ऋतु परिवर्तन में कि जैसे जो स्वेटर होता है, सबसे ज्यादा डिमांड कब होती है स्वेटर की? ठंडियों में होता है, ओके। इसी बार से तो यही जो जैसे आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम की सबसे ज्यादा डिमांड कब होती है? गर्मियों में होती है, ओके। कोल्ड ड्रिंक की डिमांड गर्मियों में होती है। तो यही बताया जा रहा है कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से मांग को बढ़ाती है, ओके। नेक्स्ट है भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। यदि कोई वस्तु की संभावना है कि ये भविष्य में बढ़ने वाली है तो उसकी डिमांड क्या बढ़ जाएगी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मांग तालिका अनुसूचित कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो मांग तालिका अनुसूचित 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरी बाजार मांग तालिका। फिर उसके बारे में भी आपको दिया और समझा कर उदाहरण के साथ यहाँ बताया जा रहा है, और सिंपल और शॉर्ट दिया हुआ है, यानी जहाँ यहाँ जितने भी क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ, उसी हिसाब से यहाँ उत्तर दिए रहते हैं, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। तो आपकी मांग तालिका या अनुसूची 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। ये आपको बताया जा रहा है, तो तैयार से आपको कर लेना है। ये दी है आपकी व्यक्तिगत मांग तालिका और इसके बाद दी है बाजार मांग तालिका, ओके। उदाहरण के साथ बताया जा रहा है, तो तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन 11वां। प्रीवियस ईयर पे में इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ओके। और देखिए कितना शॉर्ट और स्वीट इसका आंसर रहता है, बिल्कुल छोटा सा रहता है। सूत्र याद है, वैल्यू रखेंगे, आंसर आपका निकल कर आ जाता है, ओके। और 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बस इतना आप करके आते हैं। सवाल वाला है तो नंबर भी आपके नहीं कटेंगे, सीधे आपने सवाल किया उसको आपको पूरे नंबर यहाँ मिलेंगे अगर राइट आंसर आप बता देते हैं। तो मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन हमें दिया हुआ है, निकालिए अधिकतम संभावित निर्गत जिसका उत्पादन फर्म कर सकती है 100 इकाइयाँ तथा 100 इकाइयाँ के द्वारा है। 100 इकाइयाँ एल श्रम द्वारा है, 100 इकाइयाँ के पूंजी द्वारा है। तो देखिए एल बराबर 100 दिया है, के बराबर 100 दिया है, और हमें ये सूत्र का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ओके। बस इसमें क्या करना है,
यहाँ हमें एल और के का मान रखना है, कि और एल बराबर 100, के बराबर 100, वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सिंपल दिया होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट ये वाला भी प्रीवियस ईयर में आता है इस टाइप का, ओके, और लगातार 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ओके। तो इस प्रकार से आ जाए तो आपका मतलब मजा ही आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है, वैल्यू बस आपको पुट करना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी हमें दिया हुआ है, मान लीजिए फर्म का उत्पादन बराबर जी दिया, सूत्र दिया है, अधिकतम संभावित निर्गत हमें ज्ञात करना है, जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 5 इकाइयाँ एल तथा 2 इकाइयाँ के। अधिकतम संभावित निर्गत क्या है, इस फर्म उत्पादन कर सकती है 0 इकाइयाँ एल तथा 10 इकाइयाँ के पर के द्वारा क्या होगा। यहाँ 2 क्वेश्चन से पूछ लिए गए। पहले तो हमसे ये हमें सूत्र में क्या वैल्यू रख देना है, 5 इकाइयाँ एल है, 2 इकाइयाँ के है, तो बस वैल्यू रख देना है। एल के बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, एल बराबर 5 रखना है और के बराबर आपको रखना है 2। बस वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हम, ओके, स्क्वायर कर देते हैं, फिर बस सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अधिकतम संभावित निर्गत क्या होगा, 200 होगा। कितना सिंपल है। अब आगे हमसे एक और यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 0 इकाई एल है तथा 10 इकाई के है, तो के क्या होगा, वैल्यू आपको यहाँ बतानी है। तो 0 इकाइयाँ एल पर और 10 इकाइयाँ के द्वारा है, तो ये हमने लिया, ये हमने सूत्र रख दिया, वैल्यू रख दी, तो हमारे यहाँ इकाइयाँ भी निकल कर आ जाती है। तो कितना यहाँ सिंपल रहने वाला है, तो आपने देखा है, ओके। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ, मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें हमें एल की वैल्यू दी रहती है, के की वैल्यू दी है, जो सूत्र दिया है उसमें एल और के की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका निकल कर आ जाता है, वही आपका अधिकतम संभावित निर्गत रहता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकारी बजट के उद्देश्य लिखिए। सरकारी जो बजट होता है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहले हिसाबदेता का उद्देश्य, दूसरा आर्थिक नियंत्रण, फिर तीसरा है आपका राजकोषीय उपकरण, चौथा है प्रशासकीय कुशलता है। तो ये आपके सरकारी बजट के उद्देश्य, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्रम से 200 मैंने आपको बता दिए हैं, और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और समझ कर रखिएगा, ओके। लॉन्ग टाइम में आपको क्या ज़्यादा रटना नहीं, समझना है, हेडिंग बस थोड़ा याद करना है, हेडिंग में फोकस करिएगा मैन, बाकी चीज़ों को आपको समझ कर तैयार करना है। नेक्स्ट है बजट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बजट के प्रकार बताने हैं, तो ये आपके बजट के प्रकार दिए हुए हैं। मुख्यतः यहाँ 3 प्रकार के बजट, एक आपका संतुलित बजट है, दूसरा असंतुलित बजट है, तीसरा आपातकालीन बजट होता है। संतुलित बजट क्या है, जो जी आपको उसके बारे में दिया है, जब बजट में अनुमानित आगत एवं व्ययों की राशि समान दिखाई जाती है तो उसे हम संतुलित बजट कहते हैं। और डाल्टन के अनुसार क्या संतुलित बजट की परिभाषा दी हुई है। फिर असंतुलित बजट, जब बजट में अनुमानित आगत तथा व्यय में समानता का अभाव होता है तो उसे असंतुलित बजट कहते हैं। अगर अनुमानित आगम तथा व्ययों की राशि समान दिखाई जाए तो संतुलित बजट, और समान न दिखाई जाए तो असंतुलित बजट होता है। डाल्टन के अनुसार बाकी सब में संतुलित बजट की परिभाषा दी है, फिर डाल्टन के अनुसार असंतुलित बजट की परिभाषा दी है। और जो असंतुलित बजट भी होते हैं, 2 प्रकार के बजट होते हैं, घाटे का बजट और आधिक पूर्ण का बजट होता है, ओके। तीसरा हमारा बजट होता है आपातकालीन बजट। युद्ध, मंदी या तेजी के समय समान बजट के अलावा परिस्थितियों के अनुसार एक अतिरिक्त बजट का निर्माण किया जाता है, इसे आपातकालीन बजट कहते हैं। नाम ही आपातकालीन बजट, यानी जब युद्ध, मंदी या तेजी आ जाती है, ओके, तब इस स्थिति में आपातकालीन बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कोई 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। विदेशी विनिमय दर को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो पहला कीमतों में परिवर्तन, पूंजी का आवागमन, आयात निर्यात में परिवर्तन और बैंकिंग संबंधी प्रभाव। इन पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इससे भी आपको शेष तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है। आगे नेक्स्ट और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होने के कारण इसकी व्याख्या कीजिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दूंगा, अगर आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले क्वेश्चन का, तो आप क्या करना है, प्ले स्टोर से स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इकोनॉमिक्स का कोर्स ले लीजिएगा। कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप क्या अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स कोर्स लेते समय दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स 80 कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स 80 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो सीधे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी कम, उसमें बहुत कम फीस है और उसमें भी आपको 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो नाम आपकी फीस में आप कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था, विदेशी मुद्रा की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होने के कारण इसकी कारण की किसी व्याख्या कीजिए। विदेशी मुद्रा की जो कीमत होती है उसकी मांग होती है, विपरीत संबंध होता है, तो इसकी कारण की आपको व्याख्या करनी है। तो ये आपका दिया हुआ कम इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार आपको क्या है इसे पढ़ के रखना है। विदेशी मुद्रा की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि होने से मांग में कम हो जाती है, कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। जैसे 2 तत्व में समझाया जा रहा है, 2 पॉइंटों में इस चीज़ों को समझाया जा रहा है, इससे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी और कुछ दोस्तों 4 नंबर वाले प्रश्न रह जाते हैं, तो मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्या है कवर करा दूंगा। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से क्या तैयारी लगातार करते जाइएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई तो डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।